नमस्कार दोस्तों, शिक्षा साथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम 10th क्लास का हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, देखना ना भूलें, ज़रूर देखें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर यूरोप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना बिना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अब बिना कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? बिना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तीसरा क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन खड़ा था? मतलब कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में ऑस्ट्रिया था। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? अगला क्वेश्चन है, काउंट कपूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? पेशे से ये नाविक था और गैरिबाल्डी कहाँ के रहने वाला था? इटली से था। ठीक, इसका संबंध इटली से था। किसका? तो गैरिबाल्डी का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, ये है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। इसका आंसर बी, नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए, जेलवेरिन एक संस्था थी, मतलब जेलवेरिन एक कैसी संस्था थी? व्यापारियों की। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, तो जेलवेरिन का संबंध जर्मनी से था। जेलवेरिन का संबंध कहाँ से था? जर्मनी से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई लोग, देख लीजिएगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी, बिस्मार्क ने किया था। इसका बिस्मार्क है, इसका जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा सहयोग था। जो बिस्मार्क है, इसका जर्मनी का जो एकीकरण 1871 में हुआ था, इसका उसमें बहुत बड़ा सहयोग था। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 10, क्वेश्चन नंबर 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी आपको, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1800, ऑप्शन नंबर डी, 1871। डेट कब हुआ था? तो 10 मई 1871 को हुआ था। 10 मई 1871 को हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? जर्मनी और फ्रांस के बीच सेडोन का युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांस बुरी तरह हार गया था, जर्मनी जीते था। उसी समय फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरित स्रोत रहा था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यूनान। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का यूनान जो है ना, इसका आज का नाम है ग्रीस। इसका आज का जो नाम है, इसका आज इसको क्या बोलते हैं? यूनान को ग्रीस बोलते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? एथेंस जो इसकी राजधानी है, इसकी राजधानी एथेंस है। ठीक दोस्तों, इसकी राजधानी एथेंस है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन ये है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था? इसका ऑप्शन हो जाएगा तुर्की। इसका राइट आंसर क्या है? तुर्की। आइए देखते हैं फिलिंग ब्लैंक, रिक्त स्थानों को भरें। आइए देखते हैं, खाली स्थान के युद्ध में ही एक
महाशक्ति के पतन हुआ, दूसरा यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेडोन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेडोन। देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सेडोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेडोन। सेडोन के युद्ध में ही एक महाशक्ति का पतन और दूसरी यूरोपीय महाशक्ति का जन्म हुआ था। ठीक, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेडोन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सेडोन का युद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1866 के बीच। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। ठीक, और जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति ने डैश युग का भी अंत कर दिया। इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिक। इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिक युग का भी अंत कर दिया। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिक युग का भी अंत कर दिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। वेटिकन सिटी की राजमहल जहां डैश रहते थे तो इटली के डैश से बचा रहा। मतलब जो यहाँ पे कौन रहते थे? जहाँ पोप रहते थे, पोप थे। ठीक, और इटली के नियंत्रण से बचा रहा। वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ पोप रहते थे, जो इटली के नियंत्रण से बचा रहा। अब वेटिकन सिटी हमारे दुनिया में सबसे छोटा देश है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यूनान को एक स्वराष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डैश को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। तो बवेरिया के शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑटो। ठीक, ऑटो था इसका बवेरिया का शासक को वहाँ का राजा घोषित कर दिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हंगरी की राजधानी कहाँ थी? हंगरी की राजधानी अब सब कोई जानते हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ था? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिलान करें, सही मिलान करें। आइए देखते हैं। अ को ब से मिलान करें। मेजनी एक राजनीतिज्ञ था। मेजनी कौन था? एक राजनीतिज्ञ था। मेजनी कौन था? एक राजनीतिज्ञ था। और हिगेल एक दार्शनिक था। हिगेल कौन था? एक दार्शनिक था। ठीक, आइए 3 नंबर। बिस्मार्क कौन था? जर्मनी का चांसलर। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था और विक्टर एमेनुएल इटली का था। आइए देखते हैं अगला, दूसरा मिलान करने वाला। आइए देखते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था दोस्तों। ठीक, और मेटरनिक का पतन कब हुआ था? मेटरनिक का पतन 1848 में। अगला क्वेश्चन में पहले देखे थे 1848 में मेटरनिक का पतन हुआ था। ठीक, आइए देखते हैं अब 3 नंबर। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था। और सेडोन का युद्ध कब हुआ था? सेडना का युद्ध है। सेडोन का युद्ध 1871 में हुआ था। क्वेश्चन में देखें, सेडना का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, कोसुत क्या था? कोसुत हंगरी राष्ट्रवादी नेता था। कोसुत हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था कोसुत। और एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपोल की संधि आपको 1829 में हुई थी। ठीक, यूनान की स्वतंत्रता 1832 में हुई थी। यूनान स्वतंत्र हुए थे 1832 में। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? 1863 में हुआ था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ठीक, आइए दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी देख चुके हैं। अब टारगेट में पहला चैप्टर देख रहे हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? वियना सम्मेलन की मेज़बानी मेटरनिक ने की थी। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मेटरनिक। अब वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था, ये याद रखिएगा। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। ये दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी?
अमेरिका में एक न्यू डील लागू किया था, वो किसने लागू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल जो था वो किस देश का दार्शनिक था? तो वो ये जर्मनी देश का दार्शनिक था। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यह था कि राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 3, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर जो था वो कहाँ का निवासी था? सिकंदर यूनान का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति आपको 1789 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्रीय जेन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन केंद्रीय जेन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। जर्मनी में स्थित था विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 3, कुसुत का संबंध किस देश से था? कुसुत का संबंध हंगरी से था। कुसुत जो था ये हंगरी में था। ठीक, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते थे? इसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था। ऑप्शन नंबर सी, यूरोप महादेश में के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? आंसर देखते हैं इसका। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इसका आंसर आइए, इसका आंसर हो जाएगा सी, बुर्बो वंश। ये उसमें भी था, बुर्बो वंश के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन, याद है ना, एनसीईआरटी में भी था। कार्बोनरी संगठन से मेजनी का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 13, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन खड़ा था? ये एनसीईआरटी में भी है, सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिल रहा है भाई, ध्यान से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन खड़ा था? तो ऑस्ट्रिया। इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 14, काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, देख लीजिएगा दोस्त। ये काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन था। ये देखिए एग्जाम में 12 में, 14 में, 19 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी, ये सही है। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन नंबर 13, जलवेरिन कैसी संस्था है? जलवेरिन एक व्यापारिक संस्था है। जलवेरिन एक व्यापारिक संस्था है। ये एनसीईआरटी का बुक सीधे पूछ दिया एनसीईआरटी में से, देखिए 22 में आया हुआ है। कैसी संस्था है? ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक संस्था है। रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन, इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। कौन किया था? तो बिस्मार्क। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। ये फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1800। इसका फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। इसका ऑप्शन ये एनसीईआरटी में था, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन 20, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरित रहा? यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरित रहा? तो ऑप्शन नंबर बी, यूनान देश के ज्ञान विज्ञान प्रेरित रहा था। देखिए अगला क्वेश्चन, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति 1821 में हुआ था। ये दोस्त, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 में। ऑप्शन नंबर बी सही। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन आपको इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 1832 में, सॉरी, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था 1832 ईस्वी में। आइए दोस्तों देखते हैं अगला 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हिगेल। हिगेल ने की थी। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? हिगेल। अगला क्वेश्चन, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपोल की संधि हुई थी। एड्रियानोपोल की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो एड्रियानोपोल की संधि आपको
तुर्की और रूस के बीच हुआ था। ठीक, तुर्की और रूस के बीच एड्रियानोपल संधि हुआ था, और कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया। एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो एड्रियानोपल की संधि तुर्की एवं रूस के बीच हुआ था। तुर्की एवं रूस के बीच हुआ था। बताया ना अगला क्वेश्चन कब हुआ था एड्रियानोपल की संधि? 1829 में। देखिए अगला क्वेश्चन, सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो सेडोन का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। ठीक, 1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध हुआ था, और किन के बीच होता था? फ्रांस और रूस। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? 29 नंबर क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेडोन का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऊपर हम लोग पढ़े हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर होगा सेडवा का युद्ध। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। सेडान के युद्ध में, उस सेडान के युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया का जर्मनी का एकीकरण हो गया था। क्वेश्चन नंबर 32। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी। इसका आंसर हो जाएगा मेजनी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, तुर्की को। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस हुआ था 1815 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में किसका संबंध नहीं था? क्वेश्चन का बढ़ाने वाला है दोस्तों, देख लीजिएगा। इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। इसका आंसर क्या होगा? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन होता है? तो संवैधानिक राजतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क। पीछे क्या था क्वेश्चन? जर्मनी इटली के एकीकरण के निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं था? तो बिस्मार्क का इटली के एकीकरण में संबंध नहीं था। यही पूछ रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था? तो इसका हो जाएगा बी, बिस्मार्क। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए देखते हैं 40 नंबर। इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था? वहाँ कहा था कि इटली के एकीकरण में कौन संबंध नहीं है, तो ये बिस्मार्क नहीं था। इसमें मेजनी, एमेनुअल और ग्रेवाल्डी, काउंट कपूर, इसमें सभी ने योगदान दिया था। इसलिए आंसर नंबर डी, इसमें से सभी। एक देते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर लास्ट। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन का निवासी था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन का निवासी था रॉबर्ट ओवन। दोस्तों तो हम लोग का टारगेट का ऑब्जेक्टिव का यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। और नेक्स्ट वीडियो दूसरा में मिलते हैं, दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद को लेकर अगला वीडियो हम लोग आएंगे। ठीक है, जय हिंद।